नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ हूँ मैं, अब नौकरानी नहीं बनूंगी। रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा था। वहाँ फर्श पर बैठी सावित्री जी, जो कभी स्कूल में बच्चों को कलम पकड़ना सिखाती थी, आज अपने कांपते हाथों से जूठे बर्तन रगड़ रही थी। उनकी कमर में असहनीय दर्द था। बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। माथे से पसीना टपक कर बर्तनों के पानी में मिल रहा था। तभी खट खट करती हुई उनकी बहू प्रिया रसोई में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर क्रूरता थी और हाथ में एक सफ़ेद रंग की सस्ती साड़ी, नौकरानी की यूनिफॉर्म और एक सफ़ेद एप्रन था। प्रिया ने बिना कुछ बोले वह कपड़े सावित्री जी के मुंह पर दे मारे। प्रिया चिल्लाते हुए, ओ बुढ़िया, कब तक इन बर्तनों से खेलती रहेगी? खड़ी हो। सावित्री जी हड़बड़ा कर खड़ी हुई। उनके हाथ साबुन और पानी से सने थे। सावित्री जी बोली, क्या हुआ बहू? अभी तो बर्तन मांज ही रही थी। प्रिया नाक सिकुड़ते हुए, बर्तन छोड़, आज शाम को घर में बहुत बड़ी पार्टी है। शहर के बड़े बड़े अफसर लोग आ रहे हैं। तुझे उन सब के सामने यह फटे हुए चीथड़े पहनकर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नाक कट जाएगी। प्रिया ने ज़मीन पर गिरे उस सफ़ेद एप्रन की तरफ इशारा किया। यह पहन ले, यह वेटर की ड्रेस है। आज रात तुझे मेहमानों को जूस और स्टार्टर्स सर्व करने हैं। सावित्री जी सन्न रह गई। उनकी आंखों में पानी भर आया। सावित्री जी बोली, बहू, मैं मेहमानों के सामने वेटर बनूंगी। मैं तेरी सास हूँ, अमन की माँ हूँ और एक रिटायर्ड टीचर हूँ। लोग क्या कहेंगे? प्रिया जोर से हंसी। उसकी हंसी में इतना जहर था कि सावित्री जी का दिल छलनी हो गया। टीचर? हा हा हा। अरे वो टीचर मर गई उस दिन, जिस दिन तूने अपनी 40 लाख की पेंशन मेरे पति के नाम की थी। अब तेरी औकात सिर्फ इस घर की फोकट की नौकरानी वाली है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया है कि तू एक बेचारी लावारिस बुढ़िया है, जिसे हमने तरस खाकर नौकरी पर रखा है। सावित्री जी कांपने लगी। सावित्री जी बोली, नहीं बहू, मुझसे यह नहीं होगा। मैं कोने में छिप कर बैठ जाऊंगी, लेकिन वेटर नहीं बनूंगी। मेरे कई पुराने छात्र अब बड़े अफसर बन गए हैं। अगर किसी ने पहचान लिया तो। यह सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आगे बढ़ी और सावित्री जी के बाल, जो पसीने से चिपके थे, मुट्ठी में जकड़ लिए। प्रिया फुसफुसाते हुए, पहचान लिया तो कह देना कि मैं अनपढ़ गवार हूँ। और सुन, अगर यह ड्रेस नहीं पहनी और शाम को ट्रे लेकर बाहर नहीं आई तो कसम से कल से तुझे इस घर का बासी खाना भी नहीं मिलेगा। फिर जाकर सड़क पर भीख मांगना। अब तू खुद सोच ले, तुझे भीख मांगना है या इस घर में रहना है। तभी किचन के दरवाजे पर अमन आकर खड़ा हो गया। वह सूट बूट में तैयार था। सावित्री जी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्हें लगा उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उन्हें बचा लेगा। सावित्री जी रोते हुए, अमन बेटा, देखना, तेरी बहू मुझे नौकरानी के कपड़े पहनाना चाहती है, मुझे मेहमानों के सामने वेटर बनाना चाहती है। तू तो मना कर इसे। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। अमन ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी, जो माँ के ही पैसों से आई थी, उसको देखा। फिर अपनी माँ के आंसुओं को उसने ठंडी आह भरी और प्रिया के पास जाकर खड़ा हो गया। अमन बेरुखी से, माँ,
प्लीज़ यार, आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। प्रिया सही कह रही है, तुम वैसे भी घर में फ्री बैठी रहती हो। अगर आज मेहमानों को पानी पिला दोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सावित्री जी को लगा जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। सावित्री जी बोली, बेटा तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ को वेटर बनाएगा। अम्मा ने गुस्से में किचन के स्लैब पर हाथ मारा। शर्म तो मुझे आती है, तुम्हें दुनिया से यह बताते हुए कि तुम मेरी माँ हो। देखो अपनी हालत, गंवार लगती हो एकदम। इसीलिए चुपचाप यह ड्रेस पहन लो और खबरदार जो किसी को बताया कि तुम मेरी माँ हो। तुम सिर्फ सावित्री बाई हो, इस घर की काम वाली, समझी? अम्मा ने प्रिया के हाथ से वह सफ़ेद साड़ी उठाई और सावित्री जी के ऊपर फेंक दी। अमन, तैयार होकर हॉल में आ जाना। एक भी गलती हुई तो बुढ़ापे में घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। किचन में अब सिर्फ सन्नाटा था और नल से टपकते पानी की आवाज़। सावित्री जी, जिन्होंने हजारों बच्चों का भविष्य बनाया था, आज अपने ही बेटे द्वारा दिए गए उस सफ़ेद कफन को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी अंतरात्मा चीख रही थी, हे ईश्वर, किसी दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना देना। इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रहती। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें अपने वो दिन याद आने लगे। 6 महीने पहले की वो शाम सावित्री जी को याद आया। शाम के 5 बज रहे थे। वह दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे गर्व का दिन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। सावित्री देवी उस दिन बहुत खुश थी। 35 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद आज वे रिटायर हुई थी। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उनकी ज़िंदगी भर की कमाई, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के 40 लाख रुपए का चेक था। वे खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर सुकून था। सावित्री जी, अमन, बहू प्रिया, देखो आज मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरी ज़िंदगी भर की तपस्या का फल। अमन बेटा और प्रिया बहू अंदर कमरे से दौड़ कर आए। उनकी नज़रें सावित्री जी के चेहरे पर पड़ी, बल्कि उनके हाथ में थमे उस चेक पर गड़ी थी। जैसे ही अमन ने वह रकम देखी, उसने तुरंत माँ के पैर पकड़ लिए। वह घुटनों पर बैठ गया। अमन झूठे प्यार और उत्साह में, माँ आप महान हो, आपको पता नहीं आपने क्या किया है। अब मेरा सपना पूरा होगा, मैं अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर पाऊँगा। देखना माँ, मैं आपको रानी बना कर रखूँगा। इस छोटे से घर से निकाल कर महल जैसे बंगले में ले जाऊँगा। प्रिया भी पीछे नहीं थी। वह दौड़ कर आई और सावित्री जी के कंधे दबाने लगी। प्रिया मक्खन लगाते हुए, हाँ माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? अब तो आपकी आराम करने की उम्र है। घर का सारा काम मैं देखूंगी, आपकी सेवा मैं करूंगी। बस आप यह चेक अमन के नाम कर दीजिए ताकि यह बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। सावित्री जी, जो एक शिक्षिका थी और दुनिया को ज्ञान देती थी, ममता के मोह में अपने ही घर में अज्ञानी बन गई। उन्हें बेटे की बातों में प्यार दिखा और बहू की बातों में सेवा। सावित्री जी भावुक होकर, ले बेटा, यह सब तेरा ही तो है, मेरा क्या है? मैं पैसों का क्या करूँगी? मुझे तो बस बुढ़ापे में प्यार और इज्जत चाहिए। तुम दोनों खुश रहो, बस यही मेरी दौलत है। उन्होंने अपने कांपते हाथों से वह 40 लाख का चेक अमन को सौंप दिया। उस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था
कि उन्होंने चेक नहीं, अपनी आज़ादी सौंप दी है। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी निकालकर बेटे के हाथ में दे दी थी। चेक हाथों में आने के महज 1 हफ्ते बाद ही घर का नज़ारा बदल गया। अमन ने उन पैसों से शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा और आलीशान बंगला खरीदा। जिस दिन वे नए घर में शिफ्ट हुए, सावित्री जी बहुत खुश थी। वे ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने जा रही थी, तभी प्रिया ने उन्हें टोक दिया। अरे माँ जी, कहाँ बैठ रही हैं? आपके कपड़े गंदे हैं, नया सोफा खराब हो जाएगा। आप अंदर वाले छोटे कमरे स्टोर रूम में बैठिए। सावित्री जी हैरान रह गई। सावित्री जी बोली, लेकिन बहू, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। प्रिया बेरुखी से बहस मत कीजिए। और हाँ, आज से खाना आप बनाएंगी। मैं इस बड़े घर की मालकिन हूँ। मुझे किटी पार्टी और जिम जाना होता है। मेरे पास चूल्हा चौका करने का टाइम नहीं है। सावित्री जी ने अमन की तरफ देखा। सावित्री जी, अमन, तूने तो कहा था मुझे रानी बना कर रखेगा। अमन, जो अपने नए लैपटॉप में व्यस्त था, झुंझला कर बोला, माँ, रानी का मतलब यह नहीं कि पलंग तोड़ो। शरीर चलता रहेगा तो बीमार नहीं पड़ोगी। प्रिया जो कह रही है चुपचाप वो करो। मुझे बिजनेस पर फोकस करने दो। घर की चीख चीख में मत घसीटो। वह रानी बनाने का वादा महज कुछ दिनों में नौकरानी की हकीकत में बदल गया। धीरे धीरे उनसे डाइनिंग टेबल पर खाना छीन लिया गया। उन्हें मेहमानों के सामने आने से मना कर दिया गया और आज नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें वेटर बनने पर मजबूर किया जा रहा था। वापस वर्तमान में किचन में बैठी सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि पछतावा बह रहा था। सावित्री जी खुद से बड़बड़ाते हुए, काश मैंने वो पैसे अपने पास रखे होते तो आज मेरा बेटा मेरा सगा होता। आज यह वर्दी नहीं, मेरा स्वाभिमान मेरे पास होता। तभी बाहर से प्रिया की चीख सुनाई दी, ए बुढ़िया, तैयार हुई कि नहीं? मेहमान आने वाले हैं। सावित्री जी ने कांपते हाथों से वह सफ़ेद एप्रन उठाया और उसे पहनना शुरू किया। मन में एक ही दुआ थी, हे भगवान, आज मेरी इज्जत रख लेना। मेरा कोई पुराना छात्र मुझे इस हाल में ना देख ले। लेकिन ईश्वर ने आज की रात के लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी नज़र ढेर लगे बर्तन पर पड़ी। तभी उन्हें अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और उन्हें चक्कर आने लगे। उन्होंने माथे को छुआ तो वह बुखार से तप रहा था, जिसे महसूस कर उन्हें रोना आया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा वो मना कर देंगी, इसीलिए वो किचन से बाहर आई। बाहर प्रिया अपनी किट्टी पार्टी की अमीर सहेलियों के साथ सोफे पर पैर पसार कर बैठी थी। सबके हाथों में महंगी क्रॉकरी थी और वे हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी सावित्री देवी वहां आई। उनके कपड़े बहुत पुराने थे। साड़ी का पल्लू मैला था और बाल बिखरे हुए थे। तेज बुखार के कारण उनका चेहरा लाल पड़ा था और शरीर कांप रहा था। वे दीवार का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। जैसे ही वे अंदर आई, प्रिया की एक सहेली ने नाक पर रुमाल रखा। उफ प्रिया, यह कौन है? कितनी बदबू आ रही है इससे। क्या यह तुम्हारी नई नौकरानी है? प्रिया ने घृणा से सावित्री जी को देखा और हंसते हुए बोली, अरे नहीं यार, नौकरानी होती तो कम से कम साफ तो रहती। यह तो मेरे पति की पुरानी जिम्मेदारी है जिसे हम ढो रहे हैं। सारे सहेलियां हंसने लगी। सावित्री जी का दिल छलनी हो गया।
पर बीमारी ने उन्हें लाचार कर रखा था। सावित्री जी खांसते हुए हाथ जोड़कर, बहू, वो कल रात से बहुत तेज बुखार है, शरीर टूट रहा है, आज बर्तन मांजने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। क्या आज के लिए कोई काम वाली बाई बुला लें, या आज मैं आराम कर लूं? यह सुनते ही प्रिया के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने हाथ का चाय का कप जोर से सावित्री जी की तरफ दे मारा। चाय छलक कर सावित्री जी पर गिर गई। सावित्री जी उस गरम चाय के गिरते ही चीख उठी। वही सभी सहेलियां थोड़ी हैरान हो गई। वही प्रिया सहेलियों के सामने चिल्लाते हुए, काम वाली बाई, वाह, नवाब चांदी को देखिए, दिमाग खराब है तुम्हारा बुढ़िया, नौकरानी रखने की औकात है तुम्हारी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और हुक्म देखो महारानी के। प्रिया उठी और सावित्री जी के करीब जाकर उंगलियां नचाते हुए बोली, वो 40 लाख देकर क्या एहसान जता रही हो? वो तो अमन का हक था, कोई भीख नहीं दी थी तुमने। पैसे दे दिए तो क्या जिंदगी भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? इस घर का नियम सुन लो, नो वर्क नो फूड, काम नहीं तो खाना नहीं। अगर बुखार है तो मर क्यों नहीं जाती? कम से कम हमारा खर्चा तो बचेगा। सावित्री जी उस गरम चाय से ज़्यादा प्रिया की बातों से आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सावित्री जी के शरीर पर चाय से लाल निशान बन गए थे। वो जमीन पर दर्द से तड़प रही थी, फिर भी कोशिश के साथ बोली, बेटी, मैं तेरी सास हूँ, अमन की माँ हूँ। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना था। आज मेरी तबीयत। प्रिया बात काटते हुए जहर उगलती हुई, ओह प्लीज़, यह बेटी बेटी वाला ड्रामा बंद करो। सास थी जब तक तुम्हारे पास पैसे थे, अब तुम इस घर की बिना पगार वाली नौकरानी हो, और नौकरानी बीमार नहीं पड़ती, काम करती है। जाओ, किचन में बर्तनों को पहाड़ पड़ा है, और सुन लो, जब तक सारे बर्तन नहीं धुलते एक दाना भी नाश्ता नहीं मिलेगा, भले ही चक्कर खाकर गिर जाओ। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। अमन सूट बूट पहनकर तैयार होकर नीचे आ रहा था। सावित्री जी की आंखों में चमक आ गई। माँ का दिल था, उन्हें लगा बेटा अपनी पत्नी को डांटेगा। वे लड़खड़ाते हुए अमन की तरफ बढ़ी। सावित्री जी सिसकते हुए, अमन बेटा, देखना तेरी बहू क्या कह रही है। मुझे 102 डिग्री बुखार है और यह कह रही है कि बर्तन मांजो वरना खाना नहीं देगी। तू तो समझा इसे, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरी गुरु हूँ। अमन आईने के सामने खड़ा होकर अपनी टाई ठीक करने लगा। उसने एक बार भी मुड़कर अपनी बीमार माँ को नहीं देखा। अमन बेहद ठंडे और क्रूर स्वर में, माँ, सुबह सुबह यह रोना धोना शुरू मत करो। प्रिया सही कह रही है, मेरे पास अभी नौकरानी के नखरे उठाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं। सारा पैसा बिजनेस में लगा है, और वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि बुढ़ापे में शरीर चलता रहे तो ठीक रहता है। घर में बैठे बैठे तुम्हारा शरीर जाम हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। थोड़ा हाथ पैर चलाओगी, बर्तन घिसोगी तो सेहत बनी रहेगी। सावित्री जी सन्न रह गई। सावित्री जी, बेटा, तू अपनी बीमार माँ से ये कह रहा है? अमन घड़ी देखते हुए चिढ़कर, उफ, अब इमोशनल ड्रामा बंद करो माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। प्रिया, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो सच में खाना मत देना, बहुत आलस चढ़ गया है इन्हें। अमन बिना माँ को छुए, बिना उनका हाल चाल पूछे वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और ताली बजाकर हंसी। देख लिया बुढ़िया,
बेटे को भी तेरी परवाह नहीं है। चल अब दफ़ा हो जा किचन में। सावित्री जी, जिन्होंने हजारों बच्चों को मातृ पितृ देवो भव, माता पिता भगवान है का पाठ पढ़ाया था, आज खुद अपनी ही कोख से जन्मी औलाद के घर में अपमान के घूंट पीकर गिरते पड़ते किचन की तरफ बढ़ गई। दर्द से रोती बिलखती उन झूठे बर्तनों को साफ करने के लिए सावित्री जी लड़खड़ाते कदमों से किचन में दाखिल हुई। पीछे ड्राइंग रूम से अभी भी प्रिया और उसकी सहेलियों के ठहाके सुनाई दे रहे थे, जो उनके दिल पर हथौड़ों की तरह बज रहे थे। किचन के सिंक में जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। तेल, मसाले और बची हुई गंध से भरी प्लेटें। सावित्री जी का सिर बुखार से फटा जा रहा था। वे सिंक के पास खड़ी नहीं रह पाई और धम से वहीं ठंडे गीले फर्श पर बैठ गईं। उन्होंने अपने कांपते हाथों को देखा। यही वो हाथ थे जिनमें कभी चौक और डस्टर होता था। इन्हीं हाथों ने हजारों बच्चों का भविष्य लिखा था और आज इन्हीं हाथों में जूना और राख थी। जैसे ही उन्होंने नल चलाया, ठंडे पानी ने उनकी बुखार से तपती उंगलियों को छुआ। उन्हें लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हो। सावित्री जी सिसकते हुए आह! उन्होंने एक गंदी कढ़ाई उठाई और उसे रगड़ने लगी, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वे अब और नहीं रोक पाई। सावित्री जी फूट फूट कर रोते हुए बर्तनों पर सिर पटक कर, हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है तेरा। मैंने जिंदगी भर बच्चों को सिखाया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता भगवान होते हैं, और आज मेरा ही बेटा, मेरे ही कोख मुझे भगवान नहीं बोझ समझ रहा है। उनके आंसू बहकर बर्तनों के साबुन वाले पानी में मिल रहे थे। सावित्री जी बड़बड़ाते हुए, अमन, ओ अमन, जब तू छोटा था, तुझे बुखार आता था तो मैं पूरी रात गिल्ली पट्टियाँ रखती थी, तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी कि कहीं मेरे बेटे को तकलीफ़ ना हो। और आज तेरी माँ 102 डिग्री बुखार में मर रही है और तू कह रहा है काम करो तो सेहत बनेगी। उन्होंने अपनी छाती पर जोर से मुक्का मारा। सावित्री जी बोली, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी ममता पर। मैं दुनिया को ज्ञान बांटती रही पर अपने घर में अंधेरा नहीं देख पाई। मैंने पेंशन नहीं दी, मैंने अपनी गर्दन काट कर उनके हाथों में दे दी। काश मैं बांझ होती, कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। वह बर्तनों को रगड़ रही थी, मानो उन बर्तनों को नहीं बल्कि अपनी किस्मत की कालीख को साफ करने की कोशिश कर रही हो। पर वो कालीख इतनी गहरी थी कि साफ नहीं हो रही थी। तभी बाहर से प्रिया की आवाज़ आई, ये बुढ़िया, हाथ चला, जुबान नहीं। आवाज़ यहाँ तक आ रही है रोने की। सावित्री जी ने डर कर अपने मुंह पर पल्लू रख लिया। उन्होंने अपनी चीख को गले में घोंट लिया। एक शिक्षिका, एक माँ, अब सिंक में मुंह गड़ाए हिचकियाँ ले रही थी और मशीनों की तरह बर्तन मांज रही थी। शाम के 8 बज चुके थे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। झूमर की रोशनी आँखों को चुंधिया रही थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और अमीरों लोग हाथों में ड्रिंक्स लिए खड़े थे। हल्का संगीत चल रहा था। अमन और प्रिया दोनों ही बहुत महंगे कपड़े पहनकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वहीं हॉल के एक अंधेरे कोने में अपनी किस्मत की मारी सावित्री जी खड़ी थी। उन्होंने वही सफ़ेद साड़ी और एप्रन नौकरानी की ड्रेस पहन रखा था। बुखार से तपते शरीर के साथ उन्होंने अपने कांपते हाथों से जूस
और स्नैक्स की भारी ट्रे पकड़ रखी थी। उन्हें सख्त हिदायत थी कि वे किसी से नज़र ना मिलाएं। प्रिया अपनी सहेलियों के झुंड के साथ खड़ी थी। उसने देखा कि सावित्री जी एक कोने में खड़ी हैं। वह उनके पास गई और कोहनी मारते हुए बोली, यहाँ खंभे की तरह क्यों खड़ी है? मूर्ति है क्या? देख नहीं रही मेहमानों के गिलास खाली हैं? जा सबको सर्व कर, और याद रखना चेहरे पर वो रोता हुआ एक्सप्रेशन मत लाना, वरना यही बाल नोच लूँगी। सावित्री जी ने अपनी सूखी आंखों से बहू को देखा और लंगड़ाते हुए मेहमानों की भीड़ में घुस गई। सावित्री जी मेहमानों को स्नैक्स दे रही थी। तभी प्रिया की एक अमीर दोस्त मिसेज कपूर ने सावित्री जी को गौर से देखा। मिसेज कपूर, अरे प्रिया, यह बुजुर्ग महिला, इनकी शक्ल तो तुम्हारे पति अमन से काफ़ी मिलती है। कहीं ये तुम्हारी? प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत बात को काटी और ज़ोर से हंसी। ओ गॉड, क्या मजाक कर रही हो तुम? ये और मेरी सास? हंसते हुए, अरे नहीं यार, मेरी सास तो गांव में रहती है, बहुत रईस है। ये तो हमारी पुरानी काम वाली है, बेचारी का कोई नहीं है, लावारिस है। बुढ़ापे में इसे कोई काम नहीं देता था तो अमन को तरस आ गया। हमने इसे रहने की जगह दे दी, बदले में यह छोटा मोटा काम कर देती है। क्या करे, दिल बहुत बड़ा है हमारा। पास खड़े अमन ने भी यह सुना। उसने भी झूठ में हाँ मिला दिया। अमन, हाँ, बस इंसानियत के नाते रख लिया है। सावित्री जी के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। लावारिस, काम वाली, तरस खा कर रखा है। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, आज वह उन्हें लावारिस कह रहा था। उनका दिल रो पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बुखार और अपमान के बोझ से सावित्री जी का शरीर जवाब दे रहा था। वे शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ मल्होत्रा, जो अमन के बिजनेस पार्टनर बनने वाले थे, उनको जूस देने बढ़ी कि तभी अचानक उन्हें चक्कर आया। उनकी आंखों के आगे कालापन छा गया। उनका पैर कालीन के किनारे में फंसा। लड़खड़ाहट और फिर छपाक, उनके हाथ से ट्रे छूट गई। जूस के 2 भरे हुए गिलास सीधे सेठ मल्होत्रा के महंगे इटालियन सूट पर गिरे। लाल रंग का जूस उनके सफ़ेद शर्ट पर फैल गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सबकी नज़रें वहाँ टिक गई। सेठ मल्होत्रा ने अपने गीले कपड़े देखे और गुस्से से आग बबूला हो गए। सेठ मल्होत्रा चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल, अंधी हो क्या बुढ़िया? दिखाई नहीं देता? मेरा 50,000 का सूट खराब कर दिया। अमन की तरफ मुड़कर, अमन, ये कैसी अनपढ़ और गंवार नौकरानी पाल रखी है तुमने? इसे तमीज़ नहीं है मेहमानों से पेश आने की। सावित्री जी डर के मारे कांपने लगी। वे ज़मीन पर बैठकर कांच के टुकड़े चुनने लगी। सावित्री जी रोते हुए, माफ़ कर दीजिए साहब, चक्कर आ गया था, गलती हो गई। अमन ने देखा कि उसका सबसे बड़ा क्लाइंट नाराज़ हो गया है। उसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती दिखी। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। वह दौड़कर सावित्री जी के पास आया। उसने मेहमानों की परवाह नहीं की। उसने माँ की बीमारी की परवाह नहीं की। उसने सावित्री जी की बाँह पकड़कर उन्हें ज़मीन से झटके से खड़ा किया और एक थप्पड़ मुंह पर मारते हुए अमन दहाड़ते हुए, कामचोर औरत, एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं होता। मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, मेरी नाक कटवा दी सबके सामने। थप्पड़ पड़ते ही वहाँ पर साइलेंट हो गया।
सावित्री जी पत्थर की मूर्ति बन गई। बेटा अमन, बेटा मत बोल मुझे, नौकरानी है, नौकरानी बन कर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई सेठ जी के कपड़े खराब करने की? आज तो मैं तुझे। अमन का शैतान जाग उठा। उसने पूरी महफिल के सामने अपनी ही जननी, अपनी माँ को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लिया। सावित्री जी ने डर के मारे अपनी आंखें मींच ली। वे सिहर गए। उन्हें लगा कि आज भरी सभा में उनका बेटा उन पर हाथ उठा देगा। अमन का हाथ पूरी ताकत से नीचे आ रहा था, लेकिन सावित्री जी के गाल तक पहुंचने से ठीक 1 इंच पहले वह हवा में ही जम गया। अमन ने हैरान होकर अपनी कलाई को खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी मानो किसी लोहे के शिकंजे ने जकड़ लिया हो। उसने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने डीएम विजय खड़े थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाए। अमन का गुस्सा एक पल में डर में बदल गया। उसका हलक सूख गया। अमन हकलाते हुए, पसीने पोंछते हुए, सर आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। यह हमारे घर का पर्सनल मामला है, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यह बुढ़िया, मेरा मतलब यह नौकरानी, बहुत कामचोर और बदतमीज है। इसने मेरे वीआईपी गेस्ट का सूट खराब कर दिया। इसे सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना यह सिर पर चढ़ जाएगी। अमन की यह बात सुनकर विजय का सब्र टूट गया। उन्होंने अमन का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि उसकी कलाई को बुरी तरह मरोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ एक जोरदार झटका दिया। अमन आह! अमन लड़खड़ा कर पीछे गिरा और सोफे से जा टकराया। विजय ने पूरे हॉल में गूंजने वाली गरजदार आवाज़ में कहा। विजय दहाड़ते हुए, नौकरानी, अपनी गंदी जुबान को लगाम दो मिस्टर अमन, वरना इसी वक्त उखाड़ कर हथेली पर रख दूंगा। विजय की आवाज़ इतनी तेज थी कि झूमर के कांच भी हिल गए। विजय, जिसे तुम मारने के लिए हाथ उठा रहे हो, जिसे तुम कामचोर और बदतमीज कह रहे हो, जानते भी हो वो कौन है? तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम उनकी परछाई को छू सको? पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। डीजे का संगीत बंद हो चुका था। मेहमानों के हाथों से ड्रिंक्स के गिलास रुक गए थे। प्रिया का चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे किसी ने नस काट दी हो। उसके अमीर मेहमान जो अभी हंस रहे थे, अब डर के मारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। विजय ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमन डर कर 2 कदम पीछे खिसक गया। विजय उंगली दिखाते हुए, तुम जिसे पैर की जूती समझ रहे हो ना अमन, वो इस शहर की कलेक्टर नहीं, बल्कि कलेक्टर बनाने वाली शख्सियत है। विजय ने अमन की तरफ से मुंह फेरा और कांपती हुई सावित्री जी की तरफ देखा। सावित्री जी ने डर कर अपना चेहरा पल्लू से ढक लिया था। विजय धीरे धीरे उनके करीब गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सबने देखा कि शहर का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री सिर झुकाते हैं, वह घुटनों के बल उस नौकरानी के सामने बैठ गया। विजय ने कांपते हाथों से सावित्री जी के पैर छुए और अपना माथा उनके गंदे पुराने चप्पलों पर टेक दिया। विजय रूंधे गले से, मैडम नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं विजय, आपका छात्र, रोल नंबर 24, सरकारी स्कूल, बैच 2005। सावित्री जी ने पल्लू हटाया। उन्होंने अपने पुराने चश्मे से विजय को देखा। यादों की धुंध छटी। सावित्री जी हैरानी से, विजय, तू तो पढ़ने में बहुत होशियार था, आज तू? विजय रोते हुए, आज मैं इस शहर का डीएम हूँ मैडम, और मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जब मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे, तब आपने मेरी फीस भरी थी। जब मेरे पास किताबें नहीं थी, तब आपने मुझे अपनी किताबें दी थी। आपने मुझे इंसान बनाया मैडम। विजय खड़ा हुआ
उसने सावित्री जी के हाथ से वो सफ़ेद एप्रन नोच कर फेंक दिया जो प्रिया ने जबरदस्ती पहनाया था। विजय अब पूरी महफिल की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ में सरकारी आदेश जैसी शक्ति थी। मिस्टर अमन और मिसेज प्रिया, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जिस माँ ने अपनी 40 लाख की पेंशन देकर तुम्हें यह महल जैसा घर बना कर दिया, आज उसे तुम दोनों ने नौकरानी बना दिया। अमन हकलाने लगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। माँ जी को भूलने की बीमारी है वो। विजय दहाड़ते हुए चुप, एक शब्द और नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूँ? मैं पिछले 15 मिनट से देख रहा हूँ कि कैसे मेरी गुरु माँ 102 डिग्री बुखार में कांपते हुए मेहमानों को जूस पिला रही है और तुम उन पर हाथ उठा रहे थे। विजय ने सेठ मल्होत्रा, जिनके कपड़े खराब हुए थे, उनकी तरफ देखा। और आप सेठ जी 50,000 के सूट के लिए एक बुजुर्ग माँ को गालियाँ दे रहे थे। याद रखिए, अगर सावित्री मैडम जैसी शिक्षिकाओं ने हमें कलम पकड़ना नहीं सिखाया होता तो आज आप सूट पहनने लायक नहीं होते। सेठ मल्होत्रा शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने तुरंत सिर झुका लिया। सेठ, माफ़ कीजिए सर, मुझे पता नहीं था। अमन को अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिख रही थी। वह दौड़कर विजय के पास आया और हाथ जोड़ लिया। उसकी आवाज़ में अब अकड़ नहीं बल्कि गिड़गिड़ाहट थी। विजय भाई, विजय सर, प्लीज़ माफ़ कर दो। यह घर का मामला है। इसे घर की 4 दीवारी में रहने दो, बाहर मत जाए दो। मेरी नाक कट जाएगी। माँ मेरी है। मैं देख लूँगा। मैं कसम खाता हूँ अब शिकायत नहीं मिलेगी। विजय ने एक तीखी नज़र अमन पर डाली और गुस्से से पैर झटक दिया। अमन ज़मीन पर जा गिरा। विजय ने जेब से अपना फ़ोन निकाला। विजय सख्त लहजे में, माँ तुम्हारी थी अमन, लेकिन तुमने उस रिश्ते का सौदा कर दिया। जिस माँ को तुम दुनिया से छिपा रहे थे, आज वही माँ तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। और रही बात माफ़ी की, तो बेटा, गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं। विजय ने फ़ोन कान पर लगाया। हॉल में सन्नाटा था। सबकी सांसें थमी थी। विजय फ़ोन पर भारी आवाज़ में, हेलो, इनकम टैक्स कमिश्नर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, GDM विजय बोल रहा हूँ। तुरंत अमन इंटरप्राइजेज और A56 सिविल लाइसेंस अमन का घर पर रेड डालिए। मुझे पुख्ता खबर है कि इस बिजनेस की नींव फ्रॉड और बुजुर्गों के पैसों के गबन पर रखी गई है। एक एक फाइल चेक होनी चाहिए। सील कर दीजिए सब कुछ अभी के अभी। फ़ोन करते ही अमन और प्रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। प्रिया वहीं सोफे पर ढह गई। अमन चीखते हुए, नहीं सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरी मार्केट में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं सड़क पर आ जाऊंगा सर। विजय ने अमन की आंखों में आंखें डालकर वो बात कही जो इतिहास बन गई। सड़क पर तो तुम उस दिन आ गए थे अमन, जिस दिन तुमने अपनी माँ के हाथ से चाय का कप छीना था। जिस 40 लाख के घमंड में तुमने माँ को ठुकराया था, आज उसी पैसों का पाई पाई का हिसाब होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अच्छे दिन नहीं, कचहरी के दिन आने वाले हैं। विजय ने झुककर वो सफ़ेद एप्रन जो ज़मीन पर पड़ा था पैर से साइड किया और सावित्री जी का हाथ थाम लिया। विजय बहुत प्यार और सम्मान से, चलिए माँ, यहाँ दम घुट रहा है। यह घर नहीं, ईंट पत्थरों का मकान है। यहाँ इंसान नहीं, व्यापारी रहते हैं।
मेरे सरकारी बंगले में बहुत जगह है। मेरी अपनी माँ तो बचपन में गुजर गई थी। आज भगवान ने मुझे मेरी गुरु माँ वापस दे दी। अब आपकी सेवा एक नौकर नहीं, आपका यह शिष्य बेटा करेगा। चलिए। सावित्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। वे विजय के साथ चलने लगी। तभी अमन और प्रिया घिसटते हुए आए और सावित्री जी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने सावित्री जी के पैर कस कर पकड़ लिए। अमन फूट फूट कर रोते हुए, माँ मत जाओ माँ, हमें पुलिस से बचा लो। विजय सर को बोलो ना, रेड रोक दे। मैं आपका बेटा हूँ माँ, माफ़ कर दो मुझे। प्रिया बोली, माँ जी गलती हो गई, मुझे जेल नहीं जाना। आप जो कहेंगी मैं करूँगी। सावित्री जी रुकी। उन्होंने अपने पैरों से अमन के हाथ धीरे से हटाए। उनकी आंखों में अब ममता की कमजोरी नहीं, बल्कि एक शिक्षक की शक्ति थी, और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा। सावित्री जी गंभीर और ठंडी आवाज़ में, बेटा, एक कड़वी मुस्कान के साथ, अमन, याद है जब मैं 102 डिग्री बुखार में तड़प रही थी, तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था नो वर्क नो फूड, काम नहीं तो खाना नहीं। सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली। एक माँ शायद अपने बेटे को माफ़ कर देती, लेकिन आज तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी गुरु खड़ी है, और एक गुरु अपने शिष्य को गलत रास्ते पर जाने की सज़ा ज़रूर देती है। तो आज मेरा भी फैसला सुन लो। नो पीटी, नो मर्सी, न दया न माफ़ी। यह तुम्हारे कर्म है अमन, और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सावित्री जी ने गर्व से अपना सिर उठाया, अपने पल्लू को ठीक किया और मुड़कर अपने असली बेटे विजय के साथ मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे हॉल में अमन और प्रिया सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठे रो रहे थे। तभी बाहर से पुलिस की जीप और इनकम टैक्स की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, उनका नाटक ख़त्म हो चुका था, और दरवाजे पर खड़ी सावित्री जी ने बाहर की खुली हवा में एक लंबी सांस ली, आज़ादी की सांस। वही अमन और प्रिया को अरेस्ट कर लिया गया था और उनके कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो गई थी। पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब मिल सकता है, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो वो सब एक पल में मिट्टी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।